तो बेटा अ, ये मॉडल आता है एक स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल। ये आता है हमारा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में। तो इससे मैं आपको एक तो स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में आएगा ये, लेकिन इसको डिस्कस कर एक क्विक डिस्कशन कर रहा हूँ इसका, सिर्फ ये पीपीएफ, ताकि एक तो पीपीएफ का कंसेप्ट थोड़ा सा और कंक्रीट हो जाए आपके माइंड में। ठीक है। उसके अलावा सेकंड मेरा टारगेट क्या है, स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल को कंक्रीट करने के अलावा एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्वेश्चन किरण ने बोला था कि डिस्कशन हुई थी फर्स्ट लेक्चर में, थोड़ा सा वो भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अब आप लोग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से लिटिल बिट फेमिलियर हो चुके हो। इसका मतलब आपको पता है कि जब एक फिक्स फैक्टर पर, वन प्लांट पर प्रोपोर्शन वेरी करते हैं वेरिएबल फैक्टर की, जो कि शॉर्ट रन में आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, जबकि फिक्स फैक्टर को आप शॉर्ट रन में इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते हो। फिक्स फैक्टर कैन ओनली बी मेड वेरिएबल इन द लॉन्ग रन। इन द शॉर्ट रन only a variable factor can be increased or decreased। हमारे एक पर्टिकुलर एग्जांपल में मैंने एक गैस स्टोव की एनालॉजी ली थी और एक लेबर की एनालॉजी ली थी। एक गैस स्टोव पर वन लेबर, वन गैस स्टोव, वन वन रेशो। देन another labor can be put on that gas stove, 1:2 ratio, another labor 1:3 ratio. Then whenever I bring the new labor, till the four gas flames are utilized fully, our total product rises, and it rises fast. First labor producing 2 chapatis in a minute, and then when the second labor comes, total chapatis become 6, and then when the third labor comes, total chapati becomes 12. Now think about the marginal product. At the same time, marginal product increases. 6 minus 2 4, and 12 minus 6 6। सो 4 से 6 मार्जिनल प्रोडक्ट राइज होता है। ठीक है। अब प्लीज अपना माइक ऑफ रखिए जब मैं आपको बोलूं डाउट लेने के लिए, देन यू स्पीक एंड देन यू ओपन इट। तो इससे हमने एक चीज डिराइव की थी कि टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, 2 to 6, 6 to 12, एंड देन फोर्थ लेबर जब आती है और फोर्थ फ्लेम जब ऑक्यूपाई हो जाता है, तो वी इंक्रीज द आउटपुट फ्रॉम 12 to 16, यानी मार्जिनल प्रोडक्ट 4। तब मार्जिनल प्रोडक्ट गिरने भी लगता है। और इस चीज से हमें ये पता लगता है कि जब तक एक फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अंडर यूटिलाइज्ड होगा, उस पर जब लेबर अप्लाई करी जाएगी तो उसका परफॉर्मेंस, उसकी प्रोडक्टिविटी रैपिडली राइज होगी, बट ओनली अप टू अ सर्टेन पॉइंट। इकोनॉमिक्स में और मैथमेटिक्स के अंदर उस पॉइंट को इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी बोला जाता है, बट ये वर्ड मैं बाद में फिर आपको इंट्रोड्यूस करूंगा, अभी इस बारे में ना सोचना। इन्फ्लेक्शन पॉइंट बेसिकली ये बताता है कि जो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा था, जो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा था, वो अचानक से इस पॉइंट के बाद डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होना शुरू होता है। सो टोटल प्रोडक्ट इज स्टिल राइजिंग, बट नाउ द रेट from 2 to 6 and 6 to 12, now it will increase only by 4 units from 12 to 16. Why this is happening? Because now the underutilization has been made better, and now it is going toward overutilization. So total product कर्व में क्या होता है, इनिशियली इंक्रीज होता है आउटपुट एंड देन इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। हमने इस डायग्राम के अंदर सिंप्लीफाई कर रखा है कि हमारा आउटपुट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। हाउएवर रियल टोटल प्रोडक्ट कर्व में ऐसी प्रोडक्शन टोटल प्रोडक्ट कर्व आपको मिलेगी जिसमें इनिशियली इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा और फिर डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा। हमने यहां पर सिंप्लीफिकेशन के लिए ये एज्यूम करा है कि टोटल प्रोडक्ट कर्व इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट से। अब ये आप देखो, ये क्लोथ है और ये फूड है।
अब एक लेबर है, जिस लेबर को या तो आप इकोनॉमी में फूड सेक्टर के अंदर ले जाओ, या तो उस लेबर को क्लोथ सेक्टर के अंदर ले जाओ प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। और क्लोथ एक मशीन पर प्रोड्यूस हो रहा है और फूड एक लैंड पे प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो जब फर्स्ट लेबर आप अप्लाई करते हो, यहां पर देखना बेटा, ये आपकी लेबर है, ये आपका पीपीएफ है, ठीक है। ये ये क्लोथ की प्रोडक्शन है, इस डायग्राम में देखो, इस क्वाड्रेंट में क्लोथ की प्रोडक्शन है, और ये पता है क्या है, ये लेबर इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और ये फूड की प्रोडक्शन है, ये पता है क्या है, यहां पर लेबर इंक्रीज हो रही है। आपके पास ऑप्शन है, या तो सारे रिसोर्सेस, अगर मैं इस इकोनॉमी में एक ही रिसोर्स को कंसिडर करूं कि वो लेबर है, कंप्यूटर में लगा दूं सारे रिसोर्सेस, तो मैंने अगर सारी लेबर कंप्यूटर में लगा दी, तो सारी लेबर कहां, और यहां पर क्या है, फूड कंप्यूटर, अगर कंप्यूटर में सारी लेबर लगा दी, तो ये मेरा क्या है, टोटल प्रोडक्ट का, ये पहले इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, देखो ये डिस्टेंस, फिर ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस, देखो घट घट के बढ़ रहा है। तो मैं कितना प्रोड्यूस करूंगा फूड, सारी लेबर मैंने यहां लगाई, तो इतना टोटल प्रोडक्ट ऑफ फूड प्रोड्यूस करूंगा, ये पॉइंट मिल गया मुझे, ठीक है बेटा। अगर मैंने ये सारी लेबर यहां पर लगा दी क्लोथ के सेक्टर में, तो कितना क्लोथ प्रोड्यूस करूंगा, ये टोटल प्रोडक्ट ऑफ क्लोथ, और इसको मैं रिलेट करता हूं अपने क्लोथ की प्रोडक्शन से, इतना क्लोथ, ठीक है। और अगर मैंने इसके बीच की लेबर लेबर को डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करी, दो सेक्टर्स के बीच में मैंने 0.1 कंसिडर करा, तो मींस ज्यादा लेबर मैंने कहां लगाई, फूड सेक्टर में, ये लेबर, और मैंने फूड, या मैं कह लू कंप्यूटर प्रोड्यूस करा 1 डैश पे, और बाकी बची हुई लेबर ये वाली कहां पर लगाई मैंने, यहां क्लोथ की प्रोडक्शन में, कार की प्रोडक्शन में, और ये मेरे को कितना आउटपुट देगा, ये किसका, क्लोथ का, और उस पीपीएफ के केस में कंसिडर करें तो कार का, ये पॉइंट आपका आ गया, ठीक है। अब आप देखो इन दोनों कर्व्स की शेप देखो, शेप देखो, इंक्रीजिंग रेट से डिक्रीजिंग रेट की तरफ जा रहे हैं, यानी जितनी ज्यादा लेबर आप उस मशीन पे, ये एक मशीन है क्लोथ की, लगाते जाओगे, लेबर की प्रोडक्टिविटी घटती जाएगी। सिमिलरली जितनी ज्यादा लेबर आप फूड की प्रोडक्शन के लिए लैंड पे लगाते जाओगे, लेबर की प्रोडक्टिविटी घटती जाएगी। अगर वहां से आप लेबर को रिड्यूस करना शुरू करोगे, तो लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। ये कंसेप्ट से वो पीपीएफ डिराइव्ड है। अब इस पीपीएफ के कॉनकेव शेप होने के कई रीजन है, इनमें से एक रीजन मैंने अभी आपको बताया, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्या आप एग्जेजरेट कर सकते हो इस चीज को, कि सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगर इकोनॉमी में हो, बहुत सारे हो, जैसे लेबर है वैसे ही कैपिटल भी हो, तो वो कैपिटल भी अपना डिमिनिशिंग रिटर्न दिखा सकती हैं, और अदर थर्ड फैक्टर भी डिमिनिशिंग रिटर्न दिखा सकता है। जब वो सारे डिमिनिशिंग रिटर्न दिखाएंगे, तो क्या होगा, इनिशियली जब आप रिसोर्सेज को कार्स की प्रोडक्शन में, कंप्यूटर्स की प्रोडक्शन में लगाओगे, तो स्पीड से 100 रुपीज आपने पुट करे कंप्यूटर्स की प्रोडक्शन के लिए, तो 4 कंप्यूटर्स, फिर नेक्स्ट 100 पुट करे तो 4 नहीं आएंगे, 3, फिर नेक्स्ट पुट करे तो 3 नहीं आएंगे, 2। सिमिलरली वो जो लास्ट 100 रुपीज आपने कंप्यूटर की प्रोडक्शन के लिए पुट करे हैं, और वहां पर 2 कंप्यूटर्स प्रोड्यूस हुए हैं, अगर मैं उसे निकाल लूं 100 रुपीज को, और मैं कार की प्रोडक्शन के लिए लगाऊं, तो ये पहले वाले 100 रुपीज है कार की प्रोडक्शन के लिए, तो यहां पर कितनी कार आएंगी, 4।
अब अपॉर्चुनिटी क्या है उस 2 कंप्यूटर की, 4 कार्स, और अगर मैं उसे रिड्यूस करूं वहां पर रिसोर्सेज को, सेकंड टू 100 पे आऊं तो वहां पर कितने कंप्यूटर्स है, 3। ठीक है, फिर इन टर्म्स ऑफ कार अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चेंज हो जाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चेंज हो जाएगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस टर्म में हम कह रहे हैं कि मुझे, जब मैं एक लेबर को इंक्रीज करूंगा, मैं अगर बेटा आपके इस पॉइंट पर हूं 1 पे, तो मैंने इतनी लेबर, ये लेबर मैंने लगा रखी है आपकी फूड में, और बाकी की ये बची हुई लेबर यहां पर पुट कर रखी है क्लोथ में। ठीक है, मैंने क्लोथ में पुट कर रखी है। ठीक है बेटा, ओके। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो बेटा, ये देखो इनिशियल पॉइंट है, ये टोटल प्रोडक्ट कर्व का क्लोथ के अंदर इनिशियल पॉइंट है। यहां पर मार्जिनल प्रोडक्ट इस पहली वाली लेबर का मार्जिनल प्रोडक्ट ज्यादा है। किससे, जो ये वाली लेबर, जो ये वाली लेबर, थर्ड वाली लेबर आपने फूड की प्रोडक्शन में लगा रखी है, उसके मार्जिनल प्रोडक्ट। जिनको कैलकुलस आता है, थोड़ा बहुत मैथ्स आता है, तो उनको ये पता होगा कि यहां पर स्लोप डिक्रीज हो रही है, स्लोप डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट आपका इस लेबर का, ये वाली लेबर को अगर आपने यहां लगाया होता फूड में तो और कम होता, तो मार्जिनल प्रोडक्ट फूड में कम होता, यानी फोर्थ लेबर को आपने फूड में लगाया होता तो 2 ही पैकेट फूड प्रोड्यूस कर रही होती। बट यही सेम लेबर को अगर आप क्लोथ के सेक्टर में लगाते हो, तो क्योंकि वहां पर मशीन अंडर यूटिलाइज्ड है, जैसे ही लेबर जाएगी 8 यूनिट्स ऑफ यार्ड्स ऑफ क्लोथ प्रोड्यूस कर देगी। तो अब आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखनी है क्या, ए 2 फूड के पैकेट के लिए 8 यार्ड्स ऑफ क्लोथ, एक फूड के पैकेट के लिए 4 यार्ड्स ऑफ क्लोथ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई, 1 फूड के पैकेट के लिए 4 यार्ड्स ऑफ क्लोथ। अब जैसे जैसे आप नीचे आओगे, पॉइंट 2 पर आओगे, तो पता है क्या होना शुरू होगा, वहां पर मार्जिनल प्रोडक्ट फूड सेक्टर में, जैसे ही लेबर थर्ड पे आओगे मार्जिनल प्रोडक्ट राइज हो गया, जैसे ही 2 पे आओगे मार्जिनल प्रोडक्ट और राइज हो गया, और इधर इधर लेबर बढ़ रही है तो मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है, तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिक्रीज होनी शुरू होगी। ये वन ऑफ द फैक्टर्स हैं पीपीएफ की कनकेविटी का। इसके अलावा इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी एक फैक्टर होता है पीपीएफ की कॉन्केविटी का। ब्रॉड टर्म में अगर बोला जाए तो ये बोला जाता है, व्हेन यू पुट ऑल द रिसोर्सेज इन द प्रोडक्शन ऑफ वन सेक्टर, देन द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द लास्ट फैक्टर्स, जो लास्ट वाली लेबर होगी वहां पर या लास्ट वाली कैपिटल होगी, उसका बहुत लो होगा उस सेक्टर में, इसलिए वहां पे थोड़ी सी कार प्रोड्यूस हो रही होगी। ठीक है, और उन्हीं रिसोर्सेज को अगर आप किसी फ्रेश सेक्टर में पुट करते हो जहां पर प्रोडक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो वो फैक्टर्स वहां पर प्रोडक्टिविटी ज्यादा देंगे, इसीलिए आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत हाई है व्हेन ऑल द फैक्टर्स आर पुट इन वन सेक्टर। व्हाई, बिकॉज जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उस वन सेक्टर में अप्लाई करे गए हैं वो ओवर यूटिलाइज हो रहे हैं। लाइक आफ्टर स्टडिंग, when you are studying in the 9th hour of your day, your productivity is very low. In the morning first hour your productivity is very high, you will write 10 pages, last hour में you will write 2 pages. Imagine अगर आप 9th hour ना पढ़े होते और आपने रेस्ट ले लिया होता, और उस 9th hour को फिर से आप पहला फ्रेश आर बनाते सोने के बाद, फिर से आप 7-8 पेज लिखते। सो प्रोडक्टिविटी ह्यूमन बींग्स की गिरती है, ऐसे ही कैपिटल की गिरती है, और ये प्रोडक्टिविटी का चेंज होना हमारी डिमिनिशिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को जो है क्रिएट करता है। और वो जो
डिमिनिशिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। पहले बहुत हाई कॉस्ट है जब आपने सारे फैक्टर्स कार में प्रोड्यूस कर रखी हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गिरती जाती है जब वही सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दूसरे सेक्टर में लगाते हो। तो इसका बेसिक कारण क्या है बेटा, वर्ड क्या निकल के आता है यहाँ पे, अपॉर्चुनिटी, अंडर यूटिलाइजेशन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो व्हेनेवर यू विल पुट all the resources in one factor, the marginal productivity of the last units of those factors is very very low there. So it is a better strategy that you take those resources, those last labor, fifth labor or the fifth machine from there to bring in the new fresh sector where their productivity is high. And if you will keep doing this, you will take the fourth labor and fourth capital from there, you will bring in the new fresh sector, then their productivity will start rising and here productivity will start declining, and this will lead to diminishing of opportunity cost। ये पीपीएफ का मतलब, ठीक है, ठीक है, ये पीपीएफ की कॉन्केविटी का रीजन है। अब ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए, और आगे भी इकोनॉमीज ऑफ स्केल का एक और रीजन आएगा। ऊपर वाली टर्म हम अगर किसी को बोलना है तो वाई, ऐसा क्वेश्चन कभी आने नहीं वाला है, ये जस्ट एबीसीडी है, बट लेट्स से समवन आस्क यू, लेट्स से समवन आस्क यू कि भाई पीपीएफ की कॉन्केविटी का क्या रीजन है, तो ब्रॉड टर्म आप क्या कह सकते हो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज डिमिनिशिंग। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिमिनिशिंग क्यों हो रही है? सेकंड आंसर क्या दे सकते हो उससे डीपर, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्यों हो रहे हैं? थर्ड लेयर का आंसर क्या दे सकते हो? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब ये सेकंड रीजन डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल के लिए इंतजार करो, उसके साथ आपको और वो चीज समझ में आएगी, ठीक है। अभी पहला डाउट, देन यू कम टू दिस। फिर एक क्विक रिकैप, क्या क्या किया था। 10 प्रिंसिपल्स किए थे, ट्रेड ऑफ, गन्स वर्सेस बटर, एफिशिएंसी वर्सेस इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अभी हमने बताया कि यही पैसा अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाओगे, ठीक है, और या आप कहीं और लगा सकते थे, कहां लगा सकते थे? सब्सिडीज में लगा सकते थे, या फिर ये सब्सिडीज में लगा हुआ है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने कुछ क्रिएशन ऑफ एसेट्स क्रिएट करनी थी, वो आपने सेक्रीफाइस कर दी, वो उसका सेकंड यूज हो सकता था। सो दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। फिर रेशनल पीपल थिंक एट मार्जिन, व्हाट वी आर डूइंग, now you know this thing, rational people think at margin, we will think at margin whether to put fourth labor in the production of cars or in the production of computers, because productivity is getting low. If I am getting higher productivity in the other sector, I might substitute that labor or might take off that labor from computers to car. So marginal concept मेरा डिसीजन मेकिंग का बेसिस बन जाता है। इसको हमने यहाँ पे टेलीफोनिक कॉल कन्वर्सेशन के साथ भी डिस्कस किया था। टेलीफोनिक कॉल कन्वर्सेशन में हमने ये कंसेप्ट को डिस्कस करा था कि कैसे एवरेज कॉस्ट आप कंसेप्ट के बेसिस पे डिसाइड करोगे, 7 मिनट के बेनिफिट जो आपको अपने फ्रेंड से बात करके मिलेगा, और 9 रुपीज के जो मार्जिन जो उसकी कॉस्ट देने वाले हो, अगर 9 रुपीज अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो यू आर डूइंग वन फंडामेंटल ब्लंडर। आप क्या कर रहे हो, जो ऑलरेडी फिक्स कॉस्ट 40 रुपीज पे कर चुके हो उसको फिर से कंसिडर कर रहे हो, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट, that is not going to vary, so that should not be considered in your decision making. What should be considered in your decision making? Variable cost. What will you pay for the extra talking? That 40 rupees fixed cost is gone, so that is not going to impact your decision making. फिर हमने कहा था people response to incentive. If I will give you an incentive that if you will pay in installment,
if I create a disincentive, I will charge a penalty of 1,000 rupees. You will pay the amount in one go only. This is incentive. Similarly, such incentives are used when tax on gasoline is put, so that you will consume less of fuel, less of petrol. डेथ पेनल्टी, रेप मर्डर केस हमने डिस्कस करा. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है GS2 का, कभी आएगा, आ जाता है इस पे, तो हमेशा इस बात को याद रखना. यू कैन यूज दिस पॉइंट दैट इंसेंटिव मैटर्स. If you will impose a death penalty, then it's an emotional decision, not a rational decision, because it will going to increase murder rate. Okay, then ban on alcohol creates black marketing, crime only will rise. So trade can make better off. Why? Division of labor. दोनों बंदे स्पेशलाइज काम करेंगे, अपना अपना काम करेंगे, तो ज्यादा दाल एंड राइस प्रोड्यूस करेंगे, एंड देन दे कैन एक्सचेंज. बोथ विल गेट मोर, rather than doing everything myself. If I will ask you to do what you do the best, and I do what I do the best, then both of us will produce more of the goods, and then we can decide and redistribute it among ourselves. Then both of us will get better off. This is why WTO was made, so that WTO can decide which country will produce which good. So it will ask all the countries not to impose tariffs and barriers, because then only you will get to know which country is producing at a cheaper cost. So whichever is producing at cheaper cost, from there the people will import that commodity, and they will start producing more of that, and you will start producing what you are exporting, and that's how the entire world would be producing more, and they would be redistributing amongst themselves. ये इसका importance है. This is the principle behind WTO as well, division of labor. फिर उसके बाद government can sometimes improve market outcome in case of externality. हमने discuss करा था that when there is a common resource, there is a river, nobody is the owner, then everyone will misuse it. So there will be pollution and overproduction of pollution. In that case, government can come, can make a law, or can impose a tax. This will be discussed in a deeper way when we will discuss externality. Then country standard of living depends upon shifting of PPF, rightward shifting of PPF. How it can shift? It can shift if this same labor's marginal product curve or total product curve shift upward. Just try to think and imagine. ये total product curve है. एक अनहेल्दी अनस्किल्ड लेबर का स्किल इंडिया प्रोग्राम लेके आए, और उसकी एजुकेशन को बढ़ाया गया और हेल्थ को बढ़ाया गया. सडनली ये टोटल प्रोडक्ट कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गया. तो इसका इंप्लीकेशन जब कन्वर्ट करने जाओगे तो पीपीएफ में पीपीएफ राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. सो पीपीएफ राइटवर्ड शिफ्ट मींस हायर नंबर ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज. जब ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगी, so that means total quantity is increased in the country, and therefore you can have a better standard of living. ये वन ऑफ द एग्जाम्पल है, बस कनेक्ट करके बताया. फिर राइज ऑफ प्राइस राइज को हमने कनेक्ट करा कि कैसे मनी से डिपेंड करता है एवरीथिंग. वट एवर प्राइस यू आर पेइंग टूडे डिपेंड्स अपॉन मनी. इफ यू विल इंक्रीज द मनी, then more money will get printed and more money will chase fewer goods. So if 100 rupees is there and 1 pen is there, the price is 100, and 200 rupees, the price is 200, because that money is only used for buying that pen. Nowhere that money is going. Let's say if that money is going somewhere under the pillow and creating black economy, it is going under the carpet, and there is only 100 rupees of currency, then the price is 100. But आपको आगे चल के पता चलेगा कि क्लासिकल्स just assumed that the entire money will be used to buy this pen, so that the price of the pen will be in accordance with what the money supply is. So इसको आगे बढ़ते हैं.
बिकॉज स्पेक्युलेटिव मनी डिमांड, ये सब बात के टॉपिक है। फिर शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ बैट सोसाइटी फेसिस शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ये स्टोरी बताई थी आपको मैंने नरेट करके, ठीक है। स्टोरी में क्या था कि एक लेबर आएगा, 100 रुपीज की उसकी वेज होगी, जनवरी 24 को उसको 100 रुपीज का एग्रीमेंट साइन हुआ है, और इस मोमेंट ऑफ टाइम पे 1 रुपी प्राइस है एक प्रोडक्ट का। अब वो वर्क करना शुरू करेगा और सर्टेन नंबर ऑफ पेन्स प्रोड्यूस होंगे, और एक सर्टेन नंबर ऑफ रेपो रेट है उस टाइम पे एक कंट्री की, और उसके अकॉर्डिंग सर्टेन मनी सप्लाई है, और उसके अकॉर्डिंग उस प्राइस का पेन 1 रुपीज आ रहा है। बाय द टाइम August comes, there is a protest for asking for more employment. So government would think that it would be better for the government that elections are going to happen in October, that increase the money supply. Let's increase the money supply. When they will increase the money supply by decreasing the repo rate, because they will make it cheaper to borrow from the RBI by commercial banks. So commercial banks will have a better financial position to give more loans. More loans will go into the hands of the people. Either that person himself will buy the pen, or that person is not the user of pen, but that person takes the money and buy the pen to invest it to create another pen in a simplified economy where only pen is produced. Now the what is happening? Fewer goods, more money chasing, fewer goods, inflation, price is increasing. The person who is producing pen paying 100 rupees as wage, but price of his product has increased, more profitability, he will produce more, employment rises. Now the price of the pen has become 2 because more money chases. First, what happened first? More money was chasing fewer goods, and then the price rose to 2. Real wage got to 50. Now he has the incentive. Now he has the incentive to employ more. Then he will produce more. But first, what happened? Price increased. But at the same time, money wage 100 is fixed for next 1st January 2025. So meanwhile, by the time of August, unemployment has reduced, but inflation has increased. Why? Because the price of the product has become 2. Now the day would come, 1st January 2025, our labor will renegotiate and he will ask the 200 rupee, because he's a smart guy. He knows the inflation has increased. His real power of his wage has decreased. He is consuming less now. So this is called in economics adaptive expectation. Because the prices has increased, I will adapt it in my decision making. So I will bargain wage 200. Again, the real wage would be 200. Price of the product increased, but at the same time, cost increased. Profit came back to previous level. Production came back to previous level. No trade-off. That means only inflation increased, but unemployment remained constant. Then economic model, I am skipping it क्योंकि हमें इलास्टिसिटी करना है. But now this topic is clear. Production possibility frontier. Positive, normative, doesn't matter. Just needed to give you a definition. Cardinal approach, putting or giving a number to what? Psychological law of diminishing marginal utility. Because the marginal utility you are deriving from each unit of consumption, each subsequent unit of consumption of a particular good. Psychology says, your psychology says that I will derive lesser benefit from next burger or next pizza. So therefore my marginal utility is decreasing. How to explain it to the world? Economists were facing this problem. So they came up with the idea that we will attach a number to it.
Then after attaching the number, someone asked them, what is this number? You are giving utility 10 to the first cold drink. What this 10 means? Running 10 kilometers, murdering 10 people, or giving 10 rupees. Then they thought the common thing which is used to buy every product in the world is money. So they attached money to it, and they said it means 10. It means 10 rupees. Marginal utility means marginal willingness to pay. I am willing to pay 10 rupees. Whether this approach was good or bad, later on some economists started criticizing it, and they said this approach is not good, because your inch tape, your measuring rod or measuring tape is only good when it is constant, but it is itself changing, because according to the psychological law of diminishing marginal utility of money itself changes. So if you are assigning a number 10 utility from the first cold drink and saying 10 rupees you are willing to pay, and for the next cold drink you are assigning a number 5, and then you are saying you are willing to pay 5 rupees, I want to ask whether that first rupee coin in the price of first cold drink, is it the case that its value still 1 when I am paying another 1 rupee for the next cold drink? Whether the value is same, because it should not be, because it's diminishing marginal utility we derive from every unit. Therefore you cannot be certain whether you are assigning 10 rupee value to the first cold drink and 5 rupee value to the second cold drink. It may happen that this number could be something else, so we are not sure about it. So this was the criticism. However, we got to learn one good law from this diminishing marginal utility, that a person's willingness to pay decreases when he consumes more. So therefore we brought one law of demand, that as the price decrease, the quantity demanded increase, and as the price increase, your marginal utility should increase and your marginal willingness to pay should increase, and that can only happen when you consume lesser number of units, because as you consume more, it is going to fall. This was first law of consumption. Second law of consumption was equimarginal utility. Now our world is not so simple. We consume lot of things, and when you have to decide as a consumer which product to should be buy in what number and how much money you should give or spend on which product, then you will try to maximize your total utility, and you will try to spend in such a way that your total utility gets maximized. And this can happen only when you make a decision as a rational consumer on the basis of marginalistic principle. So that's why you come up with this ratio, that you will try to compare the marginal utility per unit of rupee spent you are deriving. You will try to equate it among both the goods, because if one of the good is giving per unit of rupee spent higher marginal utility, you will spend more on that good. But if you will spend more on that good, then for the further unit of that good, marginal utility will decrease, and it may happen that the orange marginal utility is now higher. So therefore you will spend the next 1 rupee on this, and you will keep doing this. Ultimately you will have this ratio, marginal utility of apple equal to upon price of apple equal to marginal utility of orange upon price of orange. And when this strucks, you achieve your consumer equilibrium. Second law of substitution of Gaussian. After this, consumer surplus was derived. Price
of the price what the consumer is paying. And in consumer surplus, you are trying to calculate the benefit the surplus consumer had derived. What that could be, that he paid the price for every unit. He paid the price for every unit of a good. But for every unit of a good, due to law of psychological law of diminishing marginality, for every unit he has derived a different level of satisfaction, that is marginal utility. But he paid the same price for every unit of that good. Hence, he might have earned some surplus in the initial unit, and that surplus is 6 here, 6 marginal utility, but he paid 2, and this is 4. The difference is 4. This is his surplus. If you will repeat this process for the entire curve, you will get this shaded area. This is consumer surplus. We are not sure what this surplus is, because this surplus is based on marginal utility principle, and marginal utility principle is attached to monetary value, but that is a criticism, that monetary value itself changes. So if someone comes and asks you what is the criticism of consumer law, consumer surplus, then utility is subjective, can't be measured, and marginal utility of money does not remain constant. This question will never come in the exam because it is so simple. However, it makes your concept clear and makes you confident. Now the demand function was used. I am skipping this, it's very easy. So economists were irritated with this cardinal approach. They thought that because marginal utility of money itself changes. So when you say the first cold drink price is 10 and the second cold drink price is 5, you cannot be sure whether he is willing to pay 5 or not, because for him 5 may be 4. This was the issue. So they came up with an ordinal approach that we will discuss in Hallvarian. Ordinal approach says that you cannot tell how much better off you will be, how much more utility you will derive if I give you a different bundle of consumption. Those who know this indifference curve concept, it is just for them. Others can wait for their moment, because it will come and it will get cleared. ये जब हायर डिफरेंस कर्व होता है ना बेटा, हायर डिफरेंस कर्व सिर्फ ये बताता है कि ये वाला कंजम्पशन बंडल जिसके अंदर पिज्जा और बर्गर ज्यादा है वो बेटर ऑफ है, वो ये नहीं बता सकता कि कितना बेटर ऑफ है. दैट्स व्हाई वी रैंक बंडल्स, दैट दिस बंडल 2 pizzas 2 burgers gives me lesser satisfaction than 3 pizzas 3 burgers. So we will return to this concept. We will not go in deeper here because it again requires lot of number of tools, because यहाँ पर अभी marginal utility का concept एक गुड के साथ हो रहा है, यहाँ पे 2 गुड आ गए हैं, so it will become complicated. इसीलिए अभी इसको रोक देते हैं. बट यहाँ पर आप सिर्फ इतना कंसेप्ट को रिकॉल कर लो कि यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड एब्सोल्युटली बट कैन बी कंपेयर्ड और रैंक्ड और ऑर्डर्ड. दैट इज इंडिफरेंस कर्व अप्रोच. ये ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच होती है. इसको इसीलिए लेके आए थे बिकॉज वहां पर मार्जिनल यूटिलिटी of money itself changes, so that becomes the criticism of cardinal approach. So we came up with a better approach where we
Do not assign a monetary value. We just ask a consumer whether you like this bundle more or this bundle more. I am not concerned about how much more. I will just ask him this more or this more. How much more can only be told when we consider marginal utility of money, or we consider cardinal approach. But that is itself having problem. So we discarded that, and we are just interested in knowing that whether this bundle is better, preferred, or this bundle is preferred. This thing will come in future. Don't worry about that. जैसे ये PPF का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया होगा आपको, वहां पर उसका भी हो जाएगा. ठीक है, लेट द टाइम कम. अब हम इलास्टिसिटी करने जाते हैं. मैंने सारी चीज आपको 2 दिन में जो करी है, एक जल्दी रिवीजन इसलिए कराया है बिकॉज इनिशियली वी नीड टू गो स्मूथ, वी नीड टू गो स्लो. वंस we achieve the rhythm, then I will be fast and make you fast too. So now the topic of elasticity is this. So this is your first topic, elasticity. So let's look at the questions first. 3 questions, in fact more questions have been asked from this, but here I have written 3 questions. In fact it was also asked in 2023 paper as well. So direct money burden of tax imposed on any object is divided between buyer and seller in the proportion of the elasticity of supply of the object taxed to elasticity of demand for it. इसका मतलब क्या है? जब भी हिंदी में इसका मतलब क्या है, जब भी टैक्स इंपोज करा जाएगा, उस टैक्स की वजह से जो बर्डन आएगा ज्यादा पैसे देने का, वो किस पर ज्यादा पड़ेगा? बायर पर ज्यादा पड़ेगा या सेलर की तरफ, सेलर की जेब से वो टैक्स जा रहा होगा या बायर की जेब से वो टैक्स जा रहा होगा? ये डिसाइड कौन करता है कि उस प्रोडक्ट की ज्यादा जरूरत बायर को है कंज्यूम करने की या सेलर को है बेचने की? बस ये छोटी सी कॉमन सेंस है, इसी में लोग डर जाते हैं. इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट कॉमन सेंस. वी विल ऑलवेज टॉक in simple language first. I will build the intuition. This is how our course going to be. Now the course starts. Unfortunately, many people could not have patience and they left. And it is going to be very different and very quality optional course. आपको कोई नहीं देगा, I promise you. अगले दिसंबर जनवरी तक बहुत जबरदस्त नॉलेज आपको मिलेगी अगर आप बोल्डली खड़े रहोगे तो. हमेशा जब भी आपको मैं पढ़ाऊंगा 60-70% हो सकता है समझ में आए, बट मैं फिर पढ़ाऊंगा, मैं फिर रिवाइज कराऊंगा, फिर मैं अचानक से किसी दिन फिर बता दूंगा. और ये प्रैक्टिस, ये बारीक प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाती है लाइफ में किसी भी चीज में. फर्स्ट यू हिट समथिंग एंड यू डोंट गेट द आइडिया एंड यू गेट scared and you run away. This is not the way. Obstacle is the way. You strike hard, you get hurt, you learn, you come back again, you strike again. And this is how the character is built and the intelligence is built. And those people who doesn't understand this, they never get succeeded. So first principle of this course, and as a person you can learn from me, never scared of failing. Fail, always fail, but every time fail differently. हर बार नए तरीके से फेल हो, ताकि पुरानी वाली फेलियर के टाइम जो गलती करी थी वो तुमने मास्टर कर ली. इससे क्या होगा? the probability of getting failed next time will decrease, because every time you are reducing the chances of failure by not repeating the earlier mistake. So अब मैं दोबारा टॉपिक पे आता हूं. मेरे कोर्स की जरूरत अगर तुम्हें ज्यादा है
और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है ज्यादा स्टूडेंट हो ना हो आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, देन इफ आई विल रेज द प्राइस you will pay. If I will say that GST has been imposed on me 10% on education, then I will shift the entire 5,000 or 4,500 rupees burden on you, and you would willing to pay because you know I have no one else to go. I have to study here only. This is inelastic demand. You cannot do anything about it. You don't have any alternative. You cannot substitute it with any other subject because you invested your lifetime in this subject. You did graduation and you did masters, so now you are in more need. You do not have alternative. At the same time, I have many students. So if you are not willing to pay that part, I won't share it. Why? Because I have many other buyers. Let's talk about me now. Elasticity of supply. If my supply is inelastic, let's say you are only person who's going to study from me, and I do not have many other students, then if I will raise the price, there is a very high danger or chance that you will run away. So I will take the burden because my supply is inelastic. I do not have any alternative. So I do not have options. So I will take the burden. इसकी 50-60% तुम्हें समझ में आया होगा. अब इस कंसेप्ट को हम फॉर्मली करते हैं. आपको क्या समझ में आया? जिसकी डिमांड इन इलास्टिक वर्ड मैंने अटैच किया है यहाँ पे, इन इलास्टिक है डिमांड, तो बायर बर्डन झेल लेगा. इन इलास्टिक है सप्लाई, तो सप्लायर बर्डन झेल लेगा. द सेम थिंग इज रिपीटेड इन दिस क्वेश्चन. द टैक्स डिपेंड्स अपॉन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस. एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल. The adjustment of a tax imposition not only affects the distribution of tax burden but also bears upon the efficiency of resources. This is the B part of this question. This you can write better when you will take some more lectures. In this question they mix two concepts, so this is a comprehensive question, but this one and this one is totally same. You can write exactly good answer after this lecture to this question. Now we come back to the concept of elasticity. Elasticity measure हमेशा दो वेरिएबल के बीच में होगी, वेरिएबल x, वेरिएबल y. और ये वेरिएबल x और y कुछ भी हो सकते हैं. x हो सकता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, y हो सकता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस. अगर ऐसा हुआ परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ व्हाट, x, ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड. x, अगर x को कोई गुड बता दें तो चीजें थोड़ी आसान हो जाएगी. परसेंटेज चेंज in the quantity of bananas I would demand due to the percentage change in its price. अगर आपका बनाना का प्राइस 100% से इंक्रीज हो जाता है, 100% से if it gets increased, how much change there would be in your banana consumption? Point number 1, whenever you calculate percentage, then you always calculate percentage on a particular base. That base is initial consumption. So if I ask you calculate the percentage
change in the price of pen when it is increased by 4. You will ask me what was its initial price. 100 rupees price tha. Now it 100 plus 4, and then I will multiply with 100. So that's how I am going to, oh sorry, percentage change. That's how I am going to, or you can write it in this way. Change, and I am converting it into percentage. तो बेटा परसेंटेज चेंज एक्स वेरिएबल का होगा जब परसेंटेज चेंज वाई वेरिएबल के होने की वजह से उसे इलास्टिसिटी बोलते हैं. अब जरूरी नहीं है क्वांटिटी डिमांडेड के और प्राइस ऑफ दैट गुड के बीच में हो. वो जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो कुछ भी हो सकता है. फॉर्मूला ये होता है परसेंटेज चेंज इन एक्स ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन वाई. अब यहां पर परसेंट लिखा हुआ है तो परसेंट के लिए आप हमेशा इनिशियल वैल्यू के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना चाहोगे. ठीक है, इसको आप ये लिख सकते हो कितना चेंज हुआ है. अगर मैं एक्स को पेन बोलूं, चेंज इन एक्स 104 माइनस 100, आप चेंज इन एक्स लिख सकते हो. और किस पर लिखोगे, कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स, और मैं इसको ऐसे 100 लिख सकता हूं. ये परसेंटेज चेंज ऑफ एक्स होगा. और किसकी वजह से हुआ है ये चेंज, उसका कारण क्या है, कौन सा ऐसा वेरिएबल है जो मेरे डिमांड को चेंज करने के लिए इन्फ्लुएंस कर रहा है. डिमांड फंक्शन के अंदर वो टेस्ट प्रेफरेंस हो सकता है, वो इनकम हो सकता है, वो वेल्थ हो सकता है. अगर वो वेल्थ इनकम, अगर वो इनकम हुआ तो मैं क्या निकाल रहा हूँ, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अगर वो प्राइस हुआ तो मैं क्या निकाल रहा हूँ, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. फॉर्मूला क्या बनता है बेटा, ये बनता है परसेंटेज चेंज इन क्यू ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस. अब परसेंटेज चेंज के लिए मुझे क्या चाहिए, चेंज कितना आया है. 104 माइनस 100 कितना चेंज आया, 4, वो, और डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू क्यू. और ये चेंज हुआ किसकी वजह से, चेंज इन प्राइस की वजह से हुआ. तो चेंज इन प्राइस को भी हमें परसेंटेज टर्म में लेना है. चेंज इन पी अपॉन पी. इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन स्लोप चेंज इन पी अपॉन चेंज इन क्यू एंड इनटू पी अपॉन क्यू. ये फॉर्मूला है, इंट्यूशन समझनी है बहुत अच्छे से. अब एक और छोटी सी कंसेप्ट बताता हूं. लेट्स अज्यूम कि मेरे पास कुछ एनर्जी है कैलोरीज की, और मेरे पास दो फैब्रिक है, एक इलास्टिक फैब्रिक है और एक कॉटन फैब्रिक है. जब मैं एनर्जी पुट करूंगा, इंक्रीज आई मीन प्रेशर इंक्रीज करूंगा अपनी कैलोरीज यूज करके, तो इलास्टिक फैब्रिक ज्यादा स्ट्रेच होएगा. सो व्हेन आई इंक्रीज द प्रेशर बाय 10%, हाउ मच percent that elastic got stretched, and by how much percent that cotton cloth got stretched. ये इलास्टिसिटी मेजर कर रहा है. इसी तरीके से दो वेरिएबल x और y, इनके बीच में जो रिलेशन होता है, उस रिलेशन में चेंज कितना आता है जब एक वेरिएबल बदलता है, उसको हम इलास्टिसिटी बोलते हैं. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब बोला जाए आपको, इसको और बेटर तरीके से बोला जाता है इकोनॉमिक्स में, ओन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ओन प्राइस मतलब अगर पेन है तो उसका रिलेशन अपने प्राइस के साथ क्या है. अगर क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी बोला होता तो डिमांड फंक्शन में याद करो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड भी था. तो फिर ये क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती कि फाउंटेन पेन में परसेंटेज चेंज उसकी डिमांड में कितना आएगा, ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन द इंक. अब इंक का प्राइस चेंज होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, तो इंक महंगी होगी तो आप पेन का
टोटल प्रोडक्ट आपका महंगा ही होना है, पेन को यूज करना महंगा होगा, फिर आप पेंसिल पे स्विच करोगे, तो यानी पेन के यूज में रिडक्शन होनी है। लेकिन यहां पर किसके प्राइस में चेंज होने से मेरे पेन की यूसेज रिड्यूस हो रही है? दूसरे गुड की। ये क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। ठीक है बेटा, तो देखो मैं वो डिमांड फंक्शन लिखता हूं। डिमांड फंक्शन था quantity demanded of x depends upon price of x depends upon income of an individual depends upon price of y। y यहां पर इंक, x पेन, px प्राइस ऑफ पेन, इनकम पर्सन की इनकम। ठीक है, अब जब हम इलास्टिसिटी मेजर करेंगे तो इन दो वेरिएबल के बीच में हो सकती है, या हम इस वेरिएबल और इस वेरिएबल के बीच में मेजर कर सकते हैं, या हम इस वेरिएबल और इस वेरिएबल के बीच में मेजर कर सकते हैं। इलास्टिसिटी मेजर दो ही वेरिएबल्स के बीच में होगी। जब हम परसेंटेज चेंज इन क्यू एक्स अपॉन परसेंटेज चेंज पी एक्स करेंगे ऑन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब हम परसेंटेज चेंज क्यू एक्स अपॉन परसेंटेज चेंज, ये डेल्टा लगाने की जरूरत नहीं है, परसेंट लगा दिया तो नहीं, परसेंटेज चेंज लगाने की जरूरत है। परसेंटेज चेंज इनकम करूंगा तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और बेटा अगर परसेंटेज चेंज क्यू एस क्यू एक्स ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो पहला मुद्दा हमारा था फॉर्मूला समझाने का। ठीक है बेटा, अब इस चीज को देखो, इसको सिंपल तरीके से देखो। आपने 10% से इंक्रीज करा प्राइस, ठीक है बेटा, और क्वांटिटी कितने से डिक्रीज हो गई? 20% से। किसकी? बनाना की। ठीक है, तो ऑब्वियसली रिलेशन तो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव प्राइस इलास्टिसिटी आती है ऑन प्राइस के साथ। ठीक है, ऑन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा नेगेटिव क्यों होती है? क्योंकि डायरेक्शन डिफरेंट है। प्राइस चेंज इन लॉ ऑफ डिमांड की वजह से प्राइस इंक्रीज हो रहा है 10% से, तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो रही है 20% से। तो इसकी वैल्यू बताओ बेटा, वैल्यू क्या होगी? 2 हो गई, है ना? जब भी वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी उसको हम बोलते हैं इलास्टिक। जब भी वैल्यू लेस देन 1 होगी उसको हम बोलते हैं इन इलास्टिक। जब मेरे 10% प्रेशर इंक्रीज करने से कॉटन के क्लॉथ पर 20% का, सॉरी 5% का स्ट्रेच आया, तो न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो मैं क्या बोलूंगा? इसके अंदर इलास्टिसिटी नहीं है, कॉटन क्लॉथ इज इन इलास्टिक। बट जब मैं 10% एफर्ट पुट करूंगा और 20% से क्लोथ स्ट्रेच हो जाएगा, तो मैं क्या बोलूंगा? ये क्लोथ क्या है? स्ट्रेचेबल, इट इज इलास्टिक। सो न्यूमरेटर वैल्यू whenever be there will be whenever the numerator value will be greater than the denominator variable, we will call it elastic, and whenever it will be less we will call it inelastic। यानी प्राइस के इंक्रीज में होने, परसेंटेज चेंज इन प्राइस में होने की वजह से एक्स परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अ गुड इंक्रीज होने की वजह से उस गुड की कितनी परसेंट से डिमांड घटी है। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो है इलास्टिक, लेस देन 1 है तो है इन इलास्टिक। अब सोचो,
मैं 10% प्राइस राइज कर रहा हूं, कोविड चल रहा है मास्क का, क्या तुम उसकी क्वांटिटी डिमांडेड रिड्यूस करोगे? अगर एक मास्क तुम्हें चाहिए ही, नहीं करोगे। इसका मतलब डिनो न्यूमरेटर में चेंज नहीं आया, जीरो चेंज, जीरो अपॉन एवरीथिंग जीरो। इट इज इट इज infinitely inelastic. You are not going to compromise with your health. There will be no change. There will be no change in your quantity demanded of mask, even if I increase its price by 10%, even if I increase by 20%, there will be no change. Let's take another example. This is an extreme case that there will be no change at all. अब एक मॉडरेट इनइलास्टिसिटी लेते हैं जो 0 से 1 के बीच में है, ये इनइलास्टिक केस। ऐसा एग्जाम्पल थिंक करने की कोशिश करो कि जिसका परसेंटेज प्राइस 10% से राइज हुआ, तो तुम डेफिनेटली उसकी परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी कंजम्पशन रिड्यूस करने वाले हो, लेकिन 10% से कम। लेट्स से टूथपेस्ट का प्राइस बहुत ज्यादा से इंक्रीज हो गया 100% से, देन you might try to rationalize the use of toothpaste, although it is very necessary, but at the same time it has become very costly. So what you can think is, why not just do the brush in the night, because night time brush is more important. So earlier you used to brush morning or at night time, morning or at night time. Earlier you used to do the brush morning and at night time. So you used to consume 2 toothpaste in an in a month. Now prices has suddenly increased by so much percentage that you are trying to save the money, although it is a necessary good, but you can rationalize its use. So you reduce the quantity, but you do not make it zero, but you reduce the quantity. This is inelastic. Let's say if the price of just consider a good which is luxury for you and you can live without that, and you will only consume it if it's not much costlier. So if they will increase the price, you might try to reduce its consumption by a larger extent, because टूथपेस्ट तो एक नेसेसरी चीज है, मेडिसिन एक नेसेसरी चीज है, बट कई चीजें ऐसी होती है बेटा जो नेसेसरी नहीं है, आपके फालतू के खर्चे हैं। जैसे ही उन चीजों का प्राइस बढ़ता है ना, सबसे पहले कटौती आप वहीं पे करते हो। ऐसे कौन से आइटम हो सकते हैं? बहुत सारे आइटम हो सकते हैं ऐसे। जब यू आर फेसिंग अ वेरी हाई प्राइसेस ऑफ अ पर्टिकुलर गुड, देन फॉर सम पीपल अनियन बिकम्स लग्जरी। सो बिकॉज अनियन के बगैर रह सकते हैं, so its consumption decreases by a higher percentage. But now imagine if the price of salt increases, क्या कर लोगे? सॉल्ट के बगैर तो खाना बन ही नहीं सकता है। It will be total tasteless, nobody can eat without that.
हावेवर आप थोड़ा सोल्ट कम कर सकते हो, बट आप अनियन ज्यादा रिड्यूस कर सकते हो। और ऐसा होता है, जब भी अनियन के प्राइस राइज होते हैं तो बहुत रेस्टोरेंट में सर्व करना बंद कर देते हैं, और पीपल ज्यादा कंप्लेन भी नहीं करते हैं, और घर में भी हम अनियन कंज्यूम करना कम कर देते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या देखना होगा कि इलास्टिसिटी और इन इलास्टिसिटी concept is somewhere related to importance of the product. जब आपका प्राइस इंक्रीज हो तो आपकी डिमांड अगर उस क्वांटिटी की ज्यादा से फॉल होती है, then that might not be a very necessary good. For that good you may be having alternative. If gs course price rises by very high extent, you may not be considering a particular institute. You are having many alternatives, you go to another institute, and demand of that product down uh, will fall rapidly. But if there is only one institute of that particular course, then it's a problem. तो पता है क्या है, आपकी डिमांड, जब प्राइस बढ़ेगा एक पर्टिकुलर गुड का जब प्राइस राइज होगा, तो आपकी डिमांड उस पर्टिकुलर गुड को लेकर बहुत तेजी से गिरेगी या कम से गिरेगी। कम से गिरेगी तो वो गुड आपके लिए काइंड ऑफ नेसेसरी है, वो आपके लिए इनइलास्टिक है। ज्यादा तेजी से गिरेगी, ज्यादा अमाउंट से गिरेगी, तो वो आपके काइंड ऑफ लग्जरी था, महंगा हुआ तो उसके बगैर आप सरवाइव कर सकते हो, आपने छोड़ दिया। नाउ इमेजिन अनदर केस। Suppose your landlord comes and he says, I am going to increase the rent this month, and this is the month you are having your exam. What will you do? You will not reduce the quantity of renting. You will stay put there till the exam. This exam time is short run. But once the exams are over, you are in a mood of taking revenge. You will find another accommodation and you will leave it. So after this 1 month, the time horizon is long term. In long run, I can reduce the quantity when you increase the price or you blackmail me by a larger amount. So time horizon is also important. So when there is long term, people do not have a necessity. They have option, they can switch, but in very short run, they cannot do anything. And that's why in short run, when the price will rise, their demand will reduce by lesser percentage. While in the long run, the same price increase of that particular good will reduce the quantity consumed by a higher percentage. So another determinant is time horizon. First determinant was necessity versus luxury. So necessary good is inelastic. There will be very less fall in percentage of quantity demanded when there will be a certain percentage of price increase, in comparison to luxury good. With the same percentage increase in prices, luxury good demand will fall by more amount. Obviously, when the percentage price of a medicine rise, you cannot reduce taking the doses of the medicine, that I will take only one dose. But if the price of Maggie rises or chocolate rises, you can obviously say that I will consume one chocolate a day rather than two chocolate a day. Now chocolate is a kind of luxury, but medicine is a necessity. So medicine demand is inelastic, chocolate demand is elastic.
it will get its quantity demanded will get fall by a larger extent when the percentage price would rise. Necessary, inelastic. Luxury, elastic. Time horizon, short run, necessary, kind of necessary, inelastic. Percentage change, certain percentage change in prices will not lead to larger percentage change in quantity demanded, but in the long run, for the same good, in the long run, you will demand it via, you will reduce the demand of it by a larger extent. So the second determinant, time horizon. Third determinant, alternatives. You are fond of sweet dish after the dinner. You are fond of sweet dish. And you like to consume gulab jamun. If the percentage price of gulab jamun rises by 10%, then percentage of gulab jamun would decrease by more than 10% because you also like to consume ice cream, which is sweet. You also like to consume laddu, which is sweet. You also like to consume pastry, which is sweet. There are so many alternatives. Just like there are so many alternatives of GS coaching. So when a particular institute will increase its price, your quantity demand for that good may decline by larger extent. Now, imagine entire GS industry increases price simultaneously. Then there will be no decrease in price because you do not have alternative. Same thing happens when entire sweet dish industry increases the price, then your demand for sweet dish will not going to fall by much percentage. But if only ice cream price has increased by higher percentage, then the demand for ice cream would fall by higher percentage. So third determinants, how broadly the commodity is defined or how narrowly the commodity is defined. Narrowly defined markets tends to have more elastic demand. Narrowly defined, I want particular ice cream. Then if the price increases, that percentage fall will be more in that ice cream because there are other companies of ice creams also. But if all the companies of ice cream increases the price, or let's say if all the Swedish industry increases the price, then there will be no options because everyone has increased the price. So you do not have option to go for any other sweet dish. Or if I am just considering ice cream and a particular ice cream industry, then all the companies have increased. So broadly defined, when you will consider that entire industry increases the price, the percentage fall in quantity demanded is less, the demand is inelastic. When you defined broadly, when you defined narrowly particular company of ice cream, then there will be higher elasticity of demand. So this was the introduction to elasticity. Now you read this. The price elasticity of demand measure how much the quantity demanded responds to change in price. कितने से respond करती है. Demand for a good is said to be elastic if the quantity demanded responds substantially, means obviously more than the denominator. Demand is said to be inelastic if the quantity demanded responds only slightly, by lesser percentage, obviously, than the denominator. When the numerator quantity demanded by percentage change is changing by a lesser percentage than the percentage change by a denominator, then it's inelastic. Now, determinants of price elasticity of demand. कौन determine करता है?
कि इलास्टिक होगा कि इन इलास्टिक होगा? अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स. सो इफ यू हैव सब्स्टिट्यूट्स, देन demand is elastic. If you will raise the price, I will go to the alternative. My demand for your product is gone. It decreased by higher extent. But if I have no substitute, then if I'll raise the price, preferably you might thinking considering a crash course and not a foundation course. Okay. Okay. But you will not entirely end up my demand because I am the only producer. So availability of close substitute, more substitute, higher elasticity of demand. Less substitute, lower elasticity of demand. Inelastic. नेसेसरी वर्सेस मैंने आपको बताया, डेफिनेशन ऑफ मार्केट नैरोली सब मैंने बताया, टाइम होराइजन मैंने बताया. अब देखो इस कर्व को. ये एक प्राइस है बेटा, इक्विलिब्रियम प्राइस. अब ये प्राइस राइज हो रहा है, देखो क्वांटिटी फॉल हो रही है. पहले ये क्वांटिटी थी दोनों डिमांड कर्व में, D1 D2 क्वांटिटी थी 100. फ्लैटर वाले में, ब्लैक वाले फ्लैटर में क्या हो रहा है? ब्लैक वाले फ्लैटर में क्या हो रहा है? क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा से गिर रही है 50. जब सेम परसेंटेज प्राइस इंक्रीज करा जा रहा है, ठीक है, बाय सेम परसेंटेज प्राइस जब इंक्रीज करा जा रहा है. और पिंक वाले डिमांड कर्व में लेस से फॉल हो रही है. ये क्या है? इनइलास्टिक. ये सॉल्ट है और ब्लैक वाला डिमांड कर्व चॉकलेट है. जब दोनों सेम प्राइस के थे और दोनों का सेम परसेंटेज से प्राइस इंक्रीज करा गया, चॉकलेट के बगैर आप रह सकते थे. या ये कह लीजिए पिंक वाला मेडिसिन है, उसके बगैर आप नहीं रह सकते हो. वहां पर अगर आपने डिमांड गिराई भी तो बहुत कम से गिराओगे, बिकॉज दैट्स काइंड ऑफ नेसेसरी फॉर यू. बट ब्लैक वाले डिमांड कर्व में ज्यादा से गिराओगे. तो अब से तुम क्या समझो? जितना स्टीपर डिमांड कर्व है इन इलास्टिक, जितना फ्लैटर डिमांड कर्व है इलास्टिक. ओके. फ्लैटर डिमांड कर्व मींस इलास्टिसिटी ज्यादा है, स्टीपर डिमांड कर्व इन इलास्टिक है. एकदम वर्टिकल डिमांड कर्व infinitely inelastic, no matter how much percentage, by how much percentage price is increasing, quantity remains constant. Remdesivir injection during the COVID, mask during the COVID, no matter remdesivir used to be 5, 7, 8 thousand rupees of injection, its price increased to 1 or 2 lakh during the COVID, but its quantity demanded didn't decrease. Inelastic. When this is the case, horizontal from flatter to going almost flatter, here the elasticity is not zero, here the elasticity is infinite. It means that even a decimal increase in price will reduce the quantity demanded to zero, because आप y एक्सिस पे आ जाओगे. और 4 पर, ये 4 अगर है प्राइस, 4 से 4.1 गया तो आपका डिमांड कर देखो ये है, ये ब्लैक 0. 4.1 4.2 पे जीरो क्वांटिटी डिमांडेड, 4 पे यू कैन बाय एज मच एज. क्या ऐसा होता है? ये एक मैथमेटिकल एनोमली है. रियल वर्ल्ड में ऐसा कोई गुण नहीं होता कि 4.1 पे एकदम ही जीरो हो जाएगी.
So it is not a very realistic case. However, this could be a realistic case. But we show in economics in various books this extreme case as well, just to make our point that infinite elasticity means that you have so many choices, and do you know perfect competition is not practical. There is no perfect competition in the world, but we use it as a model. In real world, monopolistic competition is there. So every product is little different, but we will come on that later. But perfect competition मार्केट स्ट्रक्चर हम फिर भी पढ़ते हैं इकोनॉमिक फाउंडेशन को बिल्ड करने के लिए, और वहां पर आप पता है क्या देखोगे, ये डिमांड कर्व है और वहां पर हॉरिजॉन्टल होता है। वो क्यों होता है कि सारे गुड होमोजीनस है, मतलब हर एक बनाना सेलर का बनाना एकदम एग्जैक्टली सेम है, और बहुत सारे सेलर्स हैं, प्लेंटी ऑफ चॉइस यू हैव। तो अगर किसी ने 4 रुपीज से 4.01 भी अगर चार्ज करा तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड 0 हो जाएगी, बिकॉज आप दूसरे सेलर के पास चले जाओगे। दिस is so elastic that your quantity demanded decreases infinitely when there is little change. When there is little change in price of x, increase in x, your quantity demanded percentage change in quantity of x is massive, that this value is getting higher, and this value is coming to almost 0 level. So this produces an infinity case. And where we apply this concept in perfect competition, परफेक्ट कंपटीशन में हमारे पास ऐसा काइंड ऑफ डिमांड कर्व होता है जिसमें जरा सा भी परसेंटेज प्राइस आपने इंक्रीज करा तो एकदम आपके प्रोडक्ट की डिमांड 0, और उस पर्टिकुलर प्राइस पर योर डिमांड इज फ्लैट, you can sell as much goods, your quantity demanded is not getting fall, your quantity demanded of your product is not falling, there is plenty of demand for your product, और उसके लिए क्या एजम्पशन ली जाती है, लार्ज बायर्स। परफेक्ट कंपटीशन का कैरेक्टरिस्टिक्स है ये, वन ऑफ द एजम्पशंस है, वहां पर लार्ज सेलर भी है ऑल्टरनेटिव दिखाने के लिए। तो पता है क्या है, जरा सा प्राइस ऊपर करा तो 0 डिमांड, लेकिन लार्ज बायर भी है, 4 रुपीज के प्राइस पे बहुत सारे बाय करने वाले हैं। और ये वाली रेंज को तुम सोच रहे होगे, इसका मीनिंग बनता नहीं है। रेशनली थिंक करो, why would I reduce my price to 3.9 when I can sell at 4 and there is plenty of demand? So it doesn't matter much. So here I also explained you the perfect competition मॉडल में हम जो क्वांटिटी डिमांडेड का कर्व यूज करने वाले हैं, फार्म के गुड की डिमांड का। फार्म एक पर्टिकुलर एक्स एक गुड सेल करता होगा, तो वहां पर हमें ये मिलेगा। अच्छा, अब हम इतना सेल करेंगे, इतना सेल करेंगे, कितना सेल करेंगे, वो वहां पर उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। देर इज लॉट ऑफ इंजीनियरिंग बिहाइंड दैट। वहां पर ये डिसाइड होता है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट MC1 रहेगी तो आप ये Q1 करोगे, 2 रहेगी तो Q2 करोगे। जितना ज्यादा तुम कॉस्ट एफिशिएंट होगे उतने ज्यादा सेल कर सकते हो, कोई नहीं रोक रहा है तुम्हें, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ बायर है। सो नाउ ये डिस्कस हो गया। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ठीक है, मुझे लगता है इलास्टिसिटी में बेटा एक क्लास और जाएगी, ठीक है, बट इट इज वर्थ। हमने स्टार्ट तो किया, तुम इसे रीड करना, इस चीज को इंट्यूटिवली सोचना। एक और केस मैं बताना चाहता हूं तुम्हें।
एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिंदगी में आपको मैं बताऊं, नेगेटिव आदमी मत बनो। पहले ना सोचना शुरू करो, कुछ भी हो जाए, आई विल कीप स्ट्राइकिंग दिस वॉल अगेन एंड अगेन। कुछ भी हो जाए मैं टक्कर मारता ही रहूंगा, जो मर्जी हो जाए। तो सडनली यू विल मास्टर अ स्किल, और कोई बीट नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं चाहिए। बट लोग इतने डरे हुए और नेगेटिव हैं, आई सी पीपल सो पेसिमिस्ट, और इतने डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, दैट before they become efficient and skilled in something, they start thinking about option B, burn that bridge and fight total war। तब तुम्हारे अंदर एक जबरदस्त मास्टरी स्किल आ जाएगी, कोई कुछ नहीं कर पाएगा भाई। लेकिन आप मास्टरी करने से पहले डर जाते हो और ऑप्शन बी को या चीजों को देखने लग जाते हो। इसलिए सब लोग एवरेज है, 99% ऑफ द पब्लिक, बिकॉज हारने से डरती है। इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। If you want to succeed, increase the rate of failure. Fail more quickly, fail more quickly, so that you learn more quickly and you come up with something that nobody knows. This is the only way you are going to succeed. उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और ये सब झूठी बातें हैं कि किस्मत होती है। जितने भी लोग सक्सीड हुए हैं लाइफ में, हर एक बंदे ने कीमत चुकाई है, हर एक बंदे ने कीमत चुकाई है। बार बार फेल होने की, क्रिटिसिज्म झेलने की भी आदत डालनी पड़ेगी। बट कितना भी क्रिटिसिज्म हो जाए, तुम एकदम जिद्दी बेवकूफ बने रहना। जिद्दी और बेवकूफ लगते रहने चाहिए और दुनिया को काम करते रहो। एक टाइम आएगा, इतने हाई लेवल स्किल होगा, नोबडी कैन डू एनीथिंग। अब यहाँ पर एक, सिर्फ ज्यादा मैं बातें नहीं करता हूँ बेटा, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोर्स है, हमारी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये हमें कभी चुटकुले मारने तो देने ही नहीं वाला है। एंड तक, एटलीस्ट 100 लेक्चर्स तक, इट्स अ स्ट्रगल, चैलेंज एवरी डे। बट बीच बीच में मैं आपको ये बातें जरूर बताऊंगा विच इज इम्पोर्टेंट टू कीप यू इन दिस प्रोसेस। और वो झूठी बातें नहीं होंगी, एकदम रियल बात होगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आप देखो इसको, इस पॉइंट पर इलास्टिसिटी जब निकालते हैं, तो अगर D1 पे निकालते हैं तो इलास्टिसिटी लेसर नंबर आएगा, और ब्लैक वाले पे निकालते हैं तो हायर नंबर आएगा। अब ये बात, और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि स्लोप डिफरेंट है दोनों की। अब ये बात जब न्यूमेरिकल कर रहे होंगे तब मैं याद दिलाऊंगा, ठीक है, ठीक है। न्यूमेरिकल कर रहे होंगे तब मैं याद दिलाऊंगा, ठीक है, कि कैसे अगर एक ही पॉइंट पर, पॉइंट क्या है ध्यान से देखो, सेम क्वांटिटी, सेम प्राइस, उसी पॉइंट को की इलास्टिसिटी जब अलग डिफरेंट कर्व पर कैलकुलेट करते हो, जिनकी स्लोप डिफरेंट हो, तो वो बंडल, वो प्राइस, वो पॉइंट प्राइस और क्वांटिटी का सेम है, लेकिन वो ऐसे अलग अलग डिमांड कर्व पर है जहां पर स्लोप अलग अलग है। और इसीलिए इलास्टिसिटी उसी पॉइंट पर, तो अलग डिमांड कर्व में विद डिफरेंट स्लोप्स विल गिव यू अ डिफरेंट नंबर। अब देखो पॉइंट, ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर्मूला देख लो आप। अब यहां से थोड़ा सा, अभी तुमने इलास्टिसिटी की ना एसेंस समझी है, फिलोसफी एसेंस। अब इसको थोड़ा न्यूमेरिकल्स के साथ देखेंगे, थोड़ा कैलकुलेट करेंगे, तो प्रिसीशन बढ़ेगा अंडरस्टैंडिंग का, क्योंकि मैथ्स सर गिव्स यू प्रिसीशन, ठीक है। हेलो, बोलो बेटा, किसी को डाउट? सर सर मुझे ना, जो आपने परफेक्टली लास्ट वाला समझाया था ना, जो आप कहते कि पॉसिबिलिटी है नहीं जिसकी एक्चुअल में, हाँ हाँ, तो उसमें आप कहते हैं ना कि जैसे एमसी, हम एमसी से डिटरमाइन करेंगे क्वांटिटी, तो वो बेसिकली यही मतलब हो गया ना कि जो डिमांड है वो पूरी सप्लाई पे डिपेंड हो जाएगी कि कितनी सप्लाई प्रोड्यूसर कर सकते हैं। मतलब डिमांड आपके प्रोडक्ट की बतेरी है उस प्राइस पे,
वही तो फिर मतलब ठीक कितनी है, एग्जैक्टली डिमांड कितनी कितनी मतलब वो कितनी, हाँ, कर सकते कि हैं, वो सप्लाई पे हो गया ना कि कितनी वो सप्लाई आप, कर हाँ, पाएंगे। वो आपकी कॉस्ट प्रोडक्शन एफिशिएंसी पे है, हाउ मच यू कैन प्रोड्यूस एट दैट प्राइस सो दैट योर प्रॉफिट आर मैक्सिमाइज्ड। उस चीज को एकदम फील करने के लिए आपको मार्जिनल कॉस्ट कर्व की, वहीं से हम डेराइव करेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के मार्जिनल प्रोडक्ट से मार्जिनल कॉस्ट कर्व आएगा, और तब हम उसको डिटरमिन करेंगे। ठीक है, और ओके। कुछ, और कुछ बताओ। नो नो। ओके, अच्छा, अब ये फॉर्मूला है बेटा, कई बार पता है क्या होगा, अब इस, एक 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 डिमांड कर कंसिडर करो, ये है आपका डिमांड कर, ठीक है, ये एक पॉइंट है। अब अगर आपको बोले पॉइंट इलास्टिसिटी, ठीक है, इस पॉइंट पर आपको इलास्टिसिटी निकालनी है, इस पॉइंट पर, पॉइंट एक्स पर, ठीक है, तो यहाँ पे बेटा एक प्राइस होगा और एक क्वांटिटी होगी, ठीक है, और आपको इस पॉइंट पर निकालने के लिए, सपोज करो ये क्वांटिटी 2 है, आई मीन ये 20 है, और प्राइस आपका 10 है, ठीक है, और आपको इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी निकालनी है। तो पॉइंट इलास्टिसिटी फॉर्मूला क्या बनाया हमने, परसेंटेज चेंज इन क्यू अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, डेल्टा क्यू पहले बताया, 104 माइनस 100 अपॉन इनिशियल वैल्यू 100, वो इनिशियल वैल्यू क्वांटिटी क्या है यहाँ पे 20, यहाँ पर इनिशियल वैल्यू प्राइस क्या है 10, और ये डेल्टा, डेल्टा पी क्या है, क्योंकि आप एक पॉइंट पे ही हो, आप एक पॉइंट पे ही हो, तो आपने कुछ बहुत बड़ा चेंज तो किया नहीं है कि आप एक नंबर लिख सको यहाँ पर, जैसे वहां पर 104 -100 आ रहा था, बेटा आप तो मूव ही नहीं कर रहे हो, इसी पॉइंट पे हो, लेकिन आपको इलास्टिसिटी निकालनी है। तो आपके पास दो वैल्यू तो हैं, पी और क्यू, अगर आप सोचो तो, लेकिन आप ये बोलोगे सर ये डेल्टा क्यू और डेल्टा पी क्या है, डेल्टा पी और डेल्टा क्यू क्या होता है, स्लोप। अगर हम इसे फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करेंगे, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इंटू पी अपॉन क्यू, तो बेटा क्या आएगा, ये फॉर्मूला आएगा। इसको आप उल्टा कर सकते हो, कर सकते हैं। डिमांड कर्व में क्या है, प्राइस वाई एक्सिस पे, तो ये ऊपर वाई है और ये नीचे क्यू एक्स है। क्या आप इसको ये लिख सकते हो, डी वाई अपॉन डी एक्स। पी को अगर मैं वाई बोल दूं और एक्स को अगर मैं क्वांटिटी बोल दूं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा। नाउ व्हाट यू नीड इज, नाउ व्हाट यू नीड इज डी वाई बाई डी एक्स। स्लोप पता होनी चाहिए आपको, इस पॉइंट पर क्या है, जब स्लोप होगी तो इस इनिशियल 10 और Q20 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इस पॉइंट पर इलास्टिसिटी आ जाएगी। ऐसा न्यूमेरिकल आया है, आया नहीं है, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, आज तक कभी आया नहीं है बट आ सकता है। तो कई बार हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, एग्जाम्स में, यूनिवर्सिटी में जब हम क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो क्या करते हैं, हेलो, एम आई ऑडिबल, Sir, I have a query. हाँ बोलो। Sir, as आपने बताया था कि in economics we reverse the intercept like P and Q की inverse demand function होती है. हाँ So now in here we are reversing the intercept but we are using the same mathematics. हाँ, तो यहाँ पे जो dy by dx लिया है तो वो x axis upon y axis नहीं होगा. क्या होगा, Mathematics same. नहीं, अरे कहाँ से सेम हो गई भाई, सही तो है, देखो मैंने यहाँ पर उल्टा कर दिया है ना इसे। No sir, I am saying that कि जो आपने बताया था कि यहाँ पे इनवर्स डिमांड फंक्शन होता है ना, हाँ हाँ क्वांटिटी नीचे ले रहे हैं, हाँ एक्स पे ले रहे हैं, और हाँ अगर मैथमेटिक्स में अगर हम मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हाँ मेरा क्यू क्यू वाई एक्सिस पे होना चाहिए और हाँ एक्स जो पी है वो एक्स एक्सिस पे होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, पी, तो अगर हम
100 जी डी क्यू, ठीक है। और जी इलास्टिसिटी फाइंड करो एट पॉइंट क्यू इक्वल टू 2, पी इक्वल टू 4। कैसे करोगे? इसे ट्रांसफॉर्म कर लो, इधर ले आओ। क्या निकालना है? डीपी अपॉन डी क्यू। करो इसको, डीपी अपॉन डी क्यू। क्या आएगा आपका? -3 आ गया। जी ये आपको वहां पर सब्स्टिट्यूट करना है, किसके साथ? क्यू क्या है? ऊपर देखो, P4 Q2 मल्टीप्लाई करो इसके साथ 1 अपॉन -3 के साथ। ये आपकी इलास्टिसिटी आएगी। इसका डायग्राम बनाओ। कैसे बनाओगे? व्हेन Q इज 0, P इज 100 प्राइस। When will be price 0? When Q will be equal to this thing will be equal to 100/3। 100। तो 100 बाई जब 3 होगा तो 100/3 क्वांटिटी अगर मोर और लेस 33.3 समथिंग ले ले तो ये क्वांटिटी 33.33 और ये आपका डिमांड कर्व आ गया। और मैंने आपको क्या पूछा है? इलास्टिसिटी कहाँ पर पूछी होगी? अगर डिमांड कर्व में रिफ्लेक्ट करना चाहूँ तो क्वांटिटी 2 यहाँ कहीं होंगी, प्राइस 4, क्वांटिटी 2। ये डायग्राम थोड़ा सा मतलब आपको दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये लगा लो कि आपकी क्वांटिटी 2 रही होगी कहीं और प्राइस 4 रहा होगा, ठीक है। डायग्राम बेटा एकदम सूटेबल नहीं लगेगा, यहाँ पर तुम्हें लगेगा ये तो 80 के करीब पहुंचे हुए हैं, लेकिन बस एक एक्सप्लेनेशन के लिए दे रहा हूँ। फिर एग्जैक्ट डायग्राम बनाने के लिए तो हमें सारी वो चीज़ देखनी पड़ेगी। लेकिन कुल मिला के मैंने आपको यहाँ पर पूछा था इलास्टिसिटी क्या है। तो ये जो स्लोप है इस डिमांड कर्व की, ये -3 है। और आपने फिर इसको कैलकुलेट करा इस डिमांड फंक्शन से। ऐसे डिमांड फंक्शन दे देते हैं, ठीक है। और आपने डीपी अपॉन डी क्यू निकाला, ठीक है। यहाँ पर आपने इसको इनवर्स डिमांड फंक्शन में, इनवर्स डिमांड फंक्शन तो आपको मिलता ही है, ये इनवर्स डिमांड फंक्शन मिला हुआ है। सपोज करो कई बार आपको ऐसे दे देते हैं, क्या ऐसे दे सकते थे कि 3Q इधर आ जाता और 100 - P इधर हो जाता। ऐसा भी हो सकता था, ऐसा फंक्शन दे देते, ठीक है। डिमांड फंक्शन दे देते। जनरली ऐसा होता है क्या? बिल्कुल होता है। डिमांड फंक्शन दे देते हैं वो ऐसे, Q इक्वल टू 100/3 -P/3। फिर आप कैसे निकालोगे dP/dQ? इसे कन्वर्ट करो इनवर्स डिमांड फंक्शन में। ये डिमांड फंक्शन है, इसको कन्वर्ट करो इनवर्स डिमांड फंक्शन में। ये इनवर्स डिमांड फंक्शन मैंने लिख के दिया था। तो इस तरीके से इलास्टिसिटी निकालना आ सकता है। मैंने न्यूमेरिकल यहाँ पर क्यों नहीं दिया, यहीं पे करके दिखाया। मैं इसे क्यों नहीं दे रहा हूँ? क्योंकि बेटा आया नहीं है कभी। आया होता तो मैं दे देता। प्रैक्टिस के लिए चाहिए तुम्हें, एक न्यूमेरिकल असाइनमेंट में डाल दूंगा, उसको कैलकुलेट कर लेना, सॉल्व कर लेना, तुम्हें एक फील हो जाएगा, ठीक है। क्या ये चीज समझ में आई बेटा सबको? हेलो हेलो हेलो। यस यस सर। सर। सर एक क्वेश्चन। हाँ सर हाँ बताओ। इसमें जैसे हाँ बताओ। स्लोप जो निकाला गया है तो प्राइस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। प्राइस हाँ, डी बाई डी क्यू ऑफ पी। एक मिनट बेटा, क्या कह रहे हो? सर जो आपने डी/डी क्यू ऑफ पी निकाला है स्लोप हाँ 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 -3, हाँ, तो यहाँ ये पे प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मैंने आपको पहले दिन बताया था, क्वांटिटी डिपेंडेंट वेरिएबल होती है, डिमांड फंक्शन ऐसा होता है, प्राइस इंडिपेंडेंट होता है। मेरे हाथ में प्राइस नहीं है, मार्केट डिसाइड करेगी। जो प्राइस होगा उसके हिसाब से मैं क्वांटिटी डिमांड करूंगा। लेकिन सर वही बोल रहे हैं। मार्शल ने एक गलती कर दी। मार्शल ने जब डिमांड कर्व का डायग्राम बनाया, पी को वाई पे ले लिया। बस ये बात है इसमें। आया समझ में आपको?
हाँ सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि जब आपने अभी बताया कि ना कि दो वेरिएबल्स के बीच में इलास्टिसिटी होती है, हाँ एक्स और वाई के बीच में, तो हाँ अगर हम उसमें स्लोप निकालेंगे तो हाँ। किसको ऊपर रखेंगे? इसको ऊपर रखेंगे। मतलब ये डिपेंडेंट है को ना, कि देखो, इंडिपेंडेंट को? ये देखो ना क्यों है, यही तो ऊपर है। हमें परसेंटेज इन क्वांटिटी निकालनी है ना बेटा, रट्टा मारने से नहीं होएगा। नहीं समझने नहीं की सर, कोशिश मतलब कर, रट्टा जैसे मत वो मार, टैक्स टैक्स समझने की वाला कोशिश क्वेश्चन कर। था, हाँ टैक्स वाला क्वेश्चन था, हाँ तो हाँ। इलास्टिसिटी उसमें क्वेश्चन था, तो वो कैसे करेंगे? कौन से वाला? अभी जो सर पीवाईक्यू था, टैक्स बर्डन, हाँ तो सर उसमें भी मतलब इलास्टिसिटी कैसे फाइंड करेंगे? ऊपर किसको रखेंगे, नीचे किसको? बेटा, वहां पे तो न्यूमेरिकल पूछा ही नहीं है, वहां पर कहाँ है न्यूमेरिकल? अच्छा अच्छा। इस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल कहाँ है, देखो। यहाँ पर तो कुछ और चीज बतानी है हमें, सरप्लस, बर्डन। वो ये क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता जब तक कि हम पूरा हैंड आउट ना कर लें। एंड में होएगा ये क्वेश्चन, पूरा हैंड आउट करना पड़ेगा। इसके लिए हमें पहले ये चीज भी देखनी पड़ेगी जो वहां पर मैंने तुम्हें सरप्लस बताया था ना। फिर से सरप्लस बताएंगे हम, ये रहा कंज्यूमर सरप्लस। फिर से बताएंगे इस सरप्लस को यहाँ पे। जब ओके सर। वहां पर इस क्वेश्चन में वो यूज होना है, ठीक है। आपको मैंने बताया ना, रटो मत इसको, सिंपल समझो। क्वांटिटी डिमांडेड हमारी डिपेंड करती है मार्केट में प्राइस क्या होगा। प्राइस एक तरीके से इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, फिर हमारी क्वांटिटी डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिमांड कर्व अगर हमें बनाना हो तो क्यू होना चाहिए वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे होना चाहिए प्राइस। बट हिस्टोरिकली ये डायग्राम फेमस बन गया और पी वहां पर बनाया गया, इसलिए इसे इनवर्स डिमांड कर्व बोलते हैं। और इनवर्स डिमांड कर्व ही एक्चुअली में डिमांड कर्व होता है, ठीक है। जिसको हम डिमांड कर्व बोलते हैं वो इनवर्स डिमांड कर्व होता है। ये छोटी सी कंफ्यूजन है और कुछ नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। फिर आपने ये कहा सर, हाउ हाउ कनिंगली एंड हाउ डिप्लोमेटिकली कैन यू चेंज दिस। अभी आपको इसको चेंज कैसे कर सकते हो? इसका मतलब तो आपने डिपेंडेंट इधर ले आया अपनी सहूलियत से और अपनी मर्जी से, आप इंडिपेंडेंट को इधर ला रहे हो, डिपेंडेंट को उधर ला रहे हो, क्योंकि आपको डीपी बाई डी क्यू चाहिए, राइट। वो हो सकता है। उसके लिए भी हम इकोनॉमिस्ट क्या बोलते हैं कि इन रियल वर्ल्ड क्वांटिटी डिमांडेड ऑल्सो influences prices, and prices also influence quantity demanded. So there is not a one way relation, there is a two way relation. That's why, that's how easily I can switch these variables. In economics there is one, not one way relation, that q depends upon p depends upon q. Actually both influence each other. Okay, just for our simplification, we, just to be precise, we said when we said demand function, then q is dependent and price is independent, but in real world both influences each other. Okay, hello, हेलो। यस सर। और किसी को डाउट है बेटा? नो सर। मैंने ये एक्चुअली मैंने भी ये मैं भी इसको लेके काफी कंफ्यूज रहता था, तो मैंने पेपर में पढ़ा था, और रिसर्च पेपर में ऐसी चीजें आपको मिलती है, वहां पे मैंने पढ़ा, जब ये देखा कि मार्शल ने फर्स्ट टाइम जब इसको बनाया तो इसी तरीके से बनाया, टू गिव, और बहुत स्टार्टिंग के बहुत सारे रिसर्च पेपर में पी वाई पर लिया गया, तो टू गिव रिस्पेक्ट टू हिम हमने उसको ये चेंज करा नहीं, वरना हम ऐसे वाई एक्सिस पे क्यू ले आते और पी ले आते। फिर हमने सोचा कि इसको चेंज करने की जरूरत भी नहीं है, रीजन बीइंग क्योंकि रियल वर्ल्ड में दोनों वेरिएबल एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते ही हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, हेलो, हेलो, हेलो। यस सर। अब किसी को कुछ डाउट है बेटा? सर अ, चैट में क्वेश्चन लिखा था एक। क्या क्या लिखा है बताओ? There is no question. In the long run, we are dead. So what is its meaning? बेटा ये बात जानने के लिए तो बहुत टाइम लगेगा तुम्हें। ये तो
सर न्यूज़पेपर में लिखा था तो हाँ, याद आ गया। ये जानने के लिए तो बहुत चीज मिलेगा बेटा, मैं आपको क्या ही बताऊं। ये मेरी स्ट्रगल है कि आपको बहुत क्वालिटी वाला प्रोडक्ट मिलने वाला है, आपको कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मैं अंडरपेड रहने वाला हूँ साल भर। बट ये क्वालिटी आपकी एकदम ऐसे इंक्रीज होएगी एवरी डे, हर दिन आखिर तक। और आप देखोगे कि बाय द एंड ऑफ 6 मंथ आप रियलाइज करोगे कि ये हुआ क्या। 500 के 500 PYQ कर डालो, मैं ही कराऊंगा सारे PYQ, लेकिन उसके लिए सब्र रखना पड़ेगा और इसमें टाइम लगेगा। लोगों को अच्छे टेस्ट डेवलप करने पड़ते हैं। कई बार लोगों को अच्छा टेस्ट पता नहीं चलता है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको सब्र देना पड़ेगा, 3 दिन 4 दिन 5 दिन, जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे। इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड मीन्स इट इज अ कोट ऑफ कीन्स। कीन्स wasn't an economist. Keynes was a IAS ऑफिसर इन ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो कीन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि हाउ टू सेव एंड प्रोटेक्ट द गवर्नमेंट। सो उसकी जो पॉलिसी होती थी कि हमें फुल एम्प्लॉयमेंट मेंटेन करनी है, कैसे करेंगे, वो डिमांड कर को इन्फ्लुएंस करके हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पे रखना है। तो कीन्स ऑलवेज यूज टू से विजिबल हैंड इज रिक्वायर्ड। और क्लासिकल कहते थे कि इससे कुछ फायदा नहीं होगा, बिकॉज देर इज नो ट्रेड ऑफ, इट्स ओनली इन द शॉर्ट रन यू कैन इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट। जैसे मैंने तुम्हें बताया, लॉन्ग रन में क्या मिली, केवल इन्फ्लेशन। लॉन्ग रन में क्या मिली, केवल इन्फ्लेशन। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई नहीं हुई, शॉर्ट रन में हुई। 5 साल की विंडो में क्या कर सकते हैं, कि कर सकता है। और जब उससे पूछा गया कि फायदा क्या है, लॉन्ग रन में तो होगी नहीं, तो उसने कहा लॉन्ग रन में वी आर ऑल डेड। तब तक सरकार बचा ले, फिर जाए भाड़ में। अब तुम इसका मतलब समझ गए होगे, और ये चीज बहुत बेहतरीन तरीके से समझाई जाएगी आगे। लेकिन यहां पर मैंने तुम्हें बता दिया, शॉर्ट रन में फुल एम्प्लॉयमेंट मेंटेन कर सकते हैं बाय मॉनेटरी इंजेक्शन एंड फिजिकल एक्सपेंशन, फिजिकल पॉलिसी। बट इन द लॉन्ग रन you cannot maintain it. Eventually we will come to the natural level when the wagers will renegotiate and the real wage will again come back to the original level. But meanwhile you can inject, you can use a steroid to enhance the performance of an economy, but eventually the impact of that power injection will fade and you will come back to the original. But by that time election will be over, election would be won, and उसके बाद जाए भाड़ में। ठीक है। So in the long run we are all dead. What is required is how to save the present. Right now at this moment people are dying, so increase monetary injection. ठीक है। So this is the meaning of that quote. थैंक यू सर। बट अब कुछ नहीं बेटा, मेरे को जितना पढ़ाना था मैंने तभी लिया है, ये डाउट मैं बोलता नहीं। इतना स्टूपिड भी नहीं हूं मैं कि ऐसे ही मैं किसी की स्टोरी बताने लग जाऊंगा, कोई कुछ भी पूछेगा। ये डाउट मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अब आगे इलास्टिसिटी करने का पॉइंट नहीं है, क्योंकि उसमें पूरा नहीं हो पाएगी वो चीज़। तो इसलिए मैंने लेक्चर खत्म कर दिया, यू कैन लीव। ठीक है। इतना स्टूपिड नहीं हूँ, मेरे को ही पता है कोर्स पूरा कराना है। मैं ऐसी स्टोरी या बात तभी बोलूंगा जब मुझे पता होगा कि अब आगे नहीं कराना है। अब यहाँ से शुरू होगा मंडे को। ठीक है। और आगे चीजें होने वाली हैं। ठीक है। और बेटा यस, लेट मी रिमाइंड यू, आई वॉन्ट एंटरटेन। अब तुम जान चुके हो कि क्या क्वालिटी होने वाली है और क्या होने वाला है। तो अब मैं एंटरटेन नहीं करूंगा किसी को भी नेक्स्ट क्लास में जिसने फीस नहीं दी होगी। और इनफैक्ट मैं रेज कर सकता हूँ अब फीस, क्योंकि जितनी तुम क्लास इंक्रीज करते जाओगे मेरी पावर बढ़ेगी, क्योंकि मेरी क्वालिटी मैं शो कर सकता हूँ और PYQ करके। और फिर मैं अपना प्राइस इंक्रीज करूंगा और आपको बुरा लगेगा, तो आप पहले पेमेंट कर दो, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप किसी और इंस्टीट्यूट पे गए होते, 100 सवा 100 लेक्चर में वो ऑप्शनल कराने वाले हैं, तो और आपको वो पहले दिन एडवांस पेमेंट लेते और 2 दिन अच्छी क्लास देते झूठे वाली, और बाद में क्वालिटी गिरती जाती, यहाँ पर इंक्रीज होगी। ठीक है।
तो इसलिए आप मेरे को मेंटली हरास मत करो। मैं क्लियरली आपको बोल रहा हूँ, अगर पेमेंट नहीं करोगे तो जो यकीन कर रहे हैं उसी को पूरा कराएंगे, बाकी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एनीवे, डोंट टेक इट पर्सनली। ये मेरे लिए प्रॉब्लम है बेटा, क्योंकि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन भी, अकाउंट्स भी देखना पड़ रहा है, ये सब मैनेज भी करना पड़ रहा है, और मुझे एक लेक्चर भी लेना है। मैं चाहता हूँ मैं सारी एनर्जी आपके लेक्चर पे और कंटेंट पे दूँ, तो इट बिकम्स अ हैसल फॉर मी। others have money, they have management team to cater you. Here I am the only person who do everything, so you please cooperate, okay? बाकी जैसे मैंने आपको बताया, अगर किसी को नहीं करना है, इट डजेंट मैटर, नो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन अचीव सक्सेस इन मैनी थिंग्स। बहुत सारी चीजें हो सकती है। यू आर नॉट फीलिंग सुटेबल विद दिस सब्जेक्ट और द टीचिंग स्टाइल, क्योंकि कई लोगों को होता है कि किसी टीचिंग में मजा आए, किसी में ना आए। बट अब आप जान चुके हो, 4 क्लास हो चुकी हैं, अब बाकी बात आपको पता ही है, बंदा करा रहे हैं, सारी बातें पता है, रिवाइज कराएगा ही, सब चीजें कराएगा ही। तो इसलिए आप अपना डिसाइड करना, ठीक है? ओके देन। ओके।